हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुब्रमण्यम सर क्लासेस अगेन। पिछले क्लास में आपने देखा कि मैंने समझाया आपको कि जब जो प्रोनाउन होता है वो जो सब्जेक्ट होता है तो कुछ और रूप होता है, और जब ऑब्जेक्ट होता है तो कुछ और रूप होता है उसका। तो उसी को आज हम केस चार्ट में दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ मैंने दिखाया आपको सब्जेक्टिव केस भी दिखाया, ऑब्जेक्टिव केस भी दिखाया। जब वही आई देखो, जब सब्जेक्ट है तो आई कहलाया, वही जो ऑब्जेक्ट बन गया तो मी हो गया। वही वी है तो वी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो अस बन गया। ही है तो हिम हो गया, शी है तो हर हो गया, दे है तो देम हो गया। तो इस प्रकार से जब सब्जेक्ट होता है कोई प्रोनाउन तो कुछ और रूप होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो कुछ और रूप होगा। जो जनरल फॉर्मूला है इंग्लिश का, जो पैटर्न है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट होता है सामने में, बीच में वर्ब होता है, उसके पीछे ऑब्जेक्ट होता है। तो जब भी कोई प्रोनाउन यहाँ होगा, अगर वर्ब के आगे होगा तो आई कहलाया, वही वर्ब के जो पीछे होगा तो वही मी कहलाया। तो हिंदी में तो एक ही शब्द है मुझे। मुझे बोलने से वो कई टीचर लोग बोलते हैं कि मुझे रटवा देते, मुझे मतलब मी, मुझे मतलब मी। मुझे मतलब मी नहीं होता, मुझे मतलब आई भी होता है, मुझे मतलब मी भी होता है, लेकिन उसका यूसेज वो कहाँ पे प्लेस हो रहा है वो शब्द, वो मुझे। वर्ब के आगे है तो वही मैं हो गया, वही वर्ब के पीछे है तो वो मुझे हो गया। ये समझना बहुत जरूरी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, समझ रहे होंगे आप सभी लोग इस चीज़ को। अब हम चलते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ भी दिया मैंने, पॉसेसिव केस। ये क्या है पॉसेसिव केस, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे भी रिलेटेड चीज़ बहुत सारा पूछता है एग्जाम से। पोसेशन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं पहले। पोसेशन मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति पर दूसरे का अधिकार बतलाने वाले शब्द, उसको बोलते हैं पोसेशन। जैसे आप बोलते हैं ना, ये मकान मुझे कब इसका पोसेशन मिल जाएगा, कब तक इससे मुझे कस्टडी मिल जाएगी, कब्जा मिल जाएगा, तो बोलता है कि सर दिवाली तो दे दूंगा। तो पोसेशन मतलब कोई व्यक्ति या वस्तु पर दूसरे का अधिकार, जो शब्द बताते हैं उसको हम कहते हैं पोसेशन। उसी से बना पॉसेसिव केस। तो उसी पॉसेसिव केस को हम यहाँ पे प्रोनाउन के लैंग्वेज में देख रहे हैं, तो थोड़ा और डिटेल में मैं भी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा राम की गाय। अब राम की गाय मतलब इसमें क्या समझ में आ रहा है, राम तो लिख दिया मैंने और गाय भी लिख दिया, लेकिन ये जो की वह शब्द है, इससे मुझे मालूम चलता है कि इस गाय पर राम का अधिकार है, ये मालूम चलता है मुझे। तो उस चीज़ को इंगित करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा एपोस्ट्रोफ एस। इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफ एस, जिसको का या की भी कह सकते हैं हम लोग। एपोस्ट्रोफ एस बोलते हैं इसको, जिसको का या की कहते हैं। और इसको यहाँ लिखता हूँ तो पता चलता है कि ये राम की गाय है, उसका अधिकार पता चलता है, राम का उसके ऊपर अधिकार होता है। वैसे ही कुत्ते की पूंछ, देखिए डॉग्स टेल। लेकिन यहाँ पे नहीं, एक चीज़ का, अब मान लो ये तो सिंगुलर है, यहाँ पे एक वचन है, डॉग सिंगुलर एक वचन। यहाँ मान लीजिए मैंने कुत्तों लिख दिया, ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। और बहुवचन हो गया तो अब मैं कैसे लिखूंगा उसको, डॉग्स टेल लिखूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ये जो एस लिख के उसके पीछे एपोस्ट्रोफ लगाना पड़ेगा। उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि ये नाउन जो है वो, आपने कई प्रिंट में देखा होगा कि एस के बाद एपोस्ट्रोफ होता है। उसका अर्थ ये होता है कि वो वहाँ बहुवचन है, प्लूरल है वो नाउन, वहाँ पे एक वचन नहीं है। अगर एक वचन होता तो एस जो है, एस के पहले एपोस्ट्रोफ की कॉमा लिखा होता है ऐसा, और यदि बहुवचन है तो एस के बाद होगा। ये डिफरेंस को मुझे समझना है। ये तो समझे हम नाउन की भाषा में समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ प्रोनाउन के लैंग्वेज में ये पॉसेसिव केस यहाँ पे आया हुआ है। मान लीजिए अगर मुझे मेरा पेन बोलना होता तो मैं कैसे बोलूँगा, माई पेन बोलता उसको। हिज पेन बोलना, उसका पेन बोलना होता तो हिज पेन या हर पेन बोलता उसको। तो इस प्रकार से ये प्रोनाउन के लैंग्वेज में हम इस चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझना है। इसको और थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ मैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर बोलेंगे सर यहाँ डबल पॉसेसिव केस लिखा हुआ है आपने, माई भी है, माइन भी है, ये क्या है, ये अवर भी है, अवर्स भी है। तो हिंदी में देखें तो माई का मतलब होता है मेरा, और माइन का मतलब भी होता है मेरा। तो अब यहाँ एक सेंटेंस है, मेरा बैग है, अब मेरा बैग मतलब माई बैग लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो और वही चीज़ मैं यहाँ पे माइन बैग लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता, क्योंकि उसका कहने का ढंग अलग है। जब यह बैग मेरा है, जब ये मेरा तुम्हारा जब पीछे जाता है किसी सेंटेंस में, उस समय वो दूसरा वाला यूज़ करते हैं हम लोग। ये दिस बैग इज़ माइन, यहाँ पे दिस बैग इज़ माई बोलूँगा। हिंदी में तो
माई का मतलब भी मेरा होता है और माइन का मतलब भी मेरा होता है, किंतु अगर मैं यहाँ पे माई लिखूंगा और यहाँ माइन लिखूंगा तो उटपटांग कहलाएगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन अलग अलग अगर तरीके से जब कहूँगा सेंटेंस को मैं, तो उस समय वो शब्द को अलग जगह प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पे मेरा बैग है इसलिए माई बैग है, बैग मेरा है ऐसा जो मैं बोलूँगा, जब मेरा को पीछे ले जाऊँगा तो माइन यूज़ करूँगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है हमको। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो यूअर और यूअर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि आपने कभी बचपन में लेटर राइटिंग आपने लिखी होगी स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में, लेटर टू द प्रिंसिपल वगैरह जो भी है, तो उसमें आखिरी में हम लिखते हैं यूअर्स ओबीडियंटली, यूअर्स सिंसियरली, आपने लिखा होगा। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि ये यूअर्स में एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं, यूअर्स, जो कि गलत है। यूअर्स में कभी एपोस्ट्रोफ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, इसको समझाते। यूअर्स में कभी ऐसा एपोस्ट्रोफ नहीं होगा, ये गलत है। ये कई लोग करते हैं, एग्जाम में देता है, एग्जाम में पूछता है, ये एरर पोर्शन में ये आता है कि यूअर्स में नॉर्मली वो लोग एपोस्ट्रोफ लगा के देते सेंटेंस में। कई लोग पता ही नहीं कि यूअर्स में एपोस्ट्रोफ होता ही नहीं है। यूअर्स में एपोस्ट्रोफ नहीं होगा और सीधा ऐसा हुआ, ये सही है, ये गलत है। अब कुछ लोग बोलते हैं क्यों सर, हम तो ऐसे सीखे हैं, कई बार लगाए हैं। देखो, एपोस्ट्रोफ लगाते किस लिए हैं ये समझना है पहले हमको। किसी वस्तु को पॉसेसिव बनाने के लिए एपोस्ट्रोफ लगाया जाता है ना। तो उस जो ऑलरेडी पॉसेसिव है उसे और क्या पॉसेसिव बनाएंगे भाई, ये समझना बहुत जरूरी है ना। तो वो ऑलरेडी पॉसेसिव है, नहीं सर हम तो लगाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर हम तो लगाएंगे। लगाओ भाई, फिर लगाओ। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ हिज है ना, हिज, ये देखो ये हिज लिखा है, तो मैं ये हिज में भी एपोस्ट्रोफ लगा देता हूँ यहाँ। अरे ये क्या कर रहे हो सर, ऐसा तो कुछ देखा नहीं है हमने। फिर भैया क्यों नहीं लगाऊंगा भाई, जब यहाँ लगा सकता हूँ एपोस्ट्रोफ, तो इसमें भी लगाऊंगा मैं, तो हिज में भी लगाऊंगा, हिज कर दूंगा उसको। ठीक है, चलेगा? नहीं चलेगा सर, ये तो गलत बता रहे हो आप। ठीक, इसी प्रकार से इसलिए याद रखना है कि यूअर्स वगैरह जितने पॉजिटिव केसेस में कभी एपोस्ट्रोफ नहीं लगाना है। और ये जो है, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट्स इसका अर्थ होता है उसका, है ना। आप लोगों ने कई बार देखा होगा सर बुक्स वगैरह में इट लिखा हुआ है, ऊपर में एक कॉमा है और एस लिखा हुआ है, वो इट्स नहीं है, वो इट इज़ है, वो है नहीं, वो इट इज़ है, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है वहाँ पे। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जब एपोस्ट्रोफ जब उसका बोलना है मुझे, तो मुझे उसके लिए इट्स यूज़ करना पड़ेगा, ITS, बिना एपोस्ट्रोफ एस के। इसको हमेशा ध्यान रखना। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक आता है एपोस्ट्रोफ से रिलेटेड, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एपोस्ट्रोफ एस जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कभी यूज़ नहीं किया जाता, वो एरर है। एपोस्ट्रोफ एस को नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कभी यूज़ नहीं करना है। तो एक सेंटेंस में दिखा के आपको समझाता हूँ कि कैसे वो गलत है, उसको समझाता हूँ मैं अभी आप लोगों को। अब यहाँ देखिए, दिस टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन। बोलने के लिए स्पोकन लैंग्वेज में, स्पोकन इंग्लिश में कुछ भी बोल सकते हो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, वो समझ में आने के लिए बोला जाता है। लेकिन लिखते समय जब आप इंग्लिश में बैठोगे, एग्जाम में बैठोगे, तो इस प्रकार के एरर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दिस टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन लिखा हुआ है। अब सुनने में तो सही लग रहा है कि इस टेबल के पैर जो हैं टूटे हुए हैं, लेकिन मैंने कहा ना, ये नोट दिमाग में बैठा लो कि जो एपोस्ट्रोफ एस है वो नॉन लिविंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे टेबल जो है वो नॉन लिविंग है, निर्जीव वस्तु है। तो फिर क्या कैसे करें सर, कैसे लिखेंगे उसको? तो उसको लिखने का दूसरा ढंग है। देखिए, ऑफ को भी का या की बोला जाता है, जैसे एपोस्ट्रोफ को बोला जाता है ना, वैसे ही ऑफ को भी का या की कहा जाता है। तो उसको यूज़ करके हम लोग इसको बोलेंगे। तो लेग्स ऑफ दिस टेबल आर ब्रोकन। तो लेग्स ऑफ दिस टेबल मतलब टेबल के लेग, ऐसा अर्थ उसका हो गया। तो इस प्रकार से बोलेंगे तो ये सही सेंटेंस कहलाया। ये सेंटेंस देखो मैंने टिक लगाया यहाँ पे, सही सेंटेंस है, और ये रॉन्ग सेंटेंस है। इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स में, जिसको मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, बड़ा टिकलिश क्वेश्चन है। माई फैमिली मेम्बर्स हैव अराइव्ड, अब लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे सेंटेंस यदि पढ़ूँ इस सेंटेंस को, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, कोई गलती ही नहीं लग रही है उसमें। माई फैमिली मेम्बर्स हैव अराइव्ड बिल्कुल सही लग रहा है भाई, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस है। क्यों, मैं प्रूफ करता हूँ अभी आपको। देखिए,
इसको हिंदी में, हिंदी समझ जाते हैं, इसको हिंदी से समझते हैं इसको आसानी से। अब देखिए यहाँ पे मेरे परिवार के सदस्य, यही होगा ना, माई फैमिली मेंबर्स। केवल इतना ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन इज इंपॉर्टेंट, माई फैमिली मेंबर्स, दिस पोर्शन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एरर यही छिपा हुआ है। माई फैमिली मेंबर्स का मतलब है मेरे परिवार के सदस्य, यही हुआ ना मतलब। तो माई के नीचे माई लिख दिया, माई के नीचे मेरे लिख दिया मैंने, फैमिली के नीचे परिवार लिख दिया, सदस्य के नीचे सदस्य लिख दिया। अब ये के कहाँ गया, यहाँ कहाँ गया ये के, क्या करूं उसके लिए? तो क्या ऐसे लिख दूं, मैं फैमिलीज मेंबर्स ऐसा एपोस्ट्रोफ एस कर दूं उसको? तो गलत कहलाएगा, वैसे होता ही नहीं कोई शब्द फैमिली के साथ। तो यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफ एस है होना लगा दूं तो ठीक हो जाएगा, लेकिन लगा नहीं सकता, फैमिली के साथ एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगा सकता। तो फैमिली के साथ एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगा सकता, तो वो गलत हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, मेंबर्स ऑफ माय फैमिली ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस सही हो गया, मेंबर्स ऑफ माय फैमिली ऐसा मैं लिखूंगा तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि कैसे ये चीज़ को यूज़ करना है, मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, ठीक है। तो माय फैमिली मेंबर्स इट्स ए रॉन्ग सेंटेंस, सो यू शुड ऑलवेज सी दैट मेंबर्स ऑफ माय फैमिली ऐसा लिखा जाए, इस सेंटेंस को देखना है। अब यहाँ देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अब ये बेसिक्स खत्म करने जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, इसके बाद टेंस शुरू करने वाला हूँ, तो यहाँ तक तो मुझे समझना ही पड़ेगा आपको अच्छे से। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? वैसे तो और सेंटेंस होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे काम के हैं, उनको समझना पड़ेगा हमको। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य, इसको एफर्मेटिव बोलते हैं इंग्लिश में। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वैसे जो अभी आपने सीखा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और उसको एग्जाम्पल में दे दिया मैंने, राम की जगह राम लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब इज लिख दिया, प्लेइंग फुटबॉल ऑब्जेक्ट की जगह फुटबॉल लिख दिया। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, जिसमें नॉट होता है, जो भी नॉट होता है वो नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर वैसे ही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लिख दिया, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। राम इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सबके नीचे के नीचे सबको प्लेस कर दिया। अब तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि बोलते हैं प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक उसमें क्या होता है? प्रश्न होता है कि क्या राम फुटबॉल खेल रहा है, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या सब में क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब को सामने कर दिया, बाकी सब अपनी जगह में ही बैठे हुए हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब उठा के सब्जेक्ट के आगे लगा दिया और पीछे में क्वेश्चन मार्क लग दिया, इज राम प्लेइंग फुटबॉल। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि अगर मुझे नेगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है। बिना हेल्पिंग वर्ब के मैं नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकता, ये ध्यान रखना है। ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एक और तरीके से भी बनाते हैं, जिसको भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अब इसमें देखिए, WH क्वेश्चन से भी प्रश्नवाचक सेंटेंसेस फ्रेम किए जा सकते हैं। WH क्वेश्चन का मतलब होता है जिसमें सामने में WH होता है, सब में देखिए कॉमन है, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु आदि। तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है? बगल में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऐसा सब्जेक्ट होता है। व्हाट आर यू डूइंग, वाई आर यू क्राइंग, व्हेन आर यू कमिंग, केवल आपको ये तो वही रहेगा, बाकी आपको पीछे का वर्ब चेंज करते जाओगे एक्शन के अनुसार, तो सेंटेंस फॉर्म होते चल जाएगा। तो ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आगे चल के आपको काम आएगा ये सब चीज़। तो इसलिए WH क्वेश्चन से भी हम प्रश्नवाचक सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। मतलब डिफरेंस इतना ही है कि सामने WH क्वेश्चन होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब, फिर पहले हेल्पिंग WH क्वेश्चन होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब। तो इस प्रकार से हम इसको फ्रेम कर सकते हैं। तो ये सब फंडामेंटल्स जो हैं, बेसिक्स मैंने ब्रशअप कर दिया। अब हम चलेंगे टेंस सीखने के लिए, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से सुनना उस चीज़ को, क्योंकि टेंस से रिलेटेड जब तक मैं मास्टरी नहीं करूँगा, मैं इंग्लिश पेपर को सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसलिए टेंस का बहुत बड़ा रोल है लैंग्वेज में, जो मैं आपको बहुत आसान करके सिंप्लीफाइड वे में उस चीज़ को समझाऊँगा।